महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मस्जिद का जिक्र कर एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। ओवैसी कह रहे हैं कि संभल की मस्जिद मुश्किल में है। ओवैसी ने कैसे संभल की मस्जिद को मुश्किल में बताया, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की वैसे ये राजनीति का पेटेंट रहा है कि वो जहां जाते हैं तो डर के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, मुस्लिमों को डराने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में संभल की मस्जिद वाला कार्ड चल दिया। हालांकि वो मामला पूरी तरह से कोर्ट के देखरेख में आगे बढ़ रहा है, उस मामले में प्रशासन नियम संबद्ध कार्रवाई कर रही है। लेकिन कैसे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की मस्जिद का जिक्र किया, ये सुनिए आप। याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए ओवैसी संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान बेहद आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड बीजेपी के इशारों पर चल रहा है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कैसे घेरा, अब आपको वो सुनाते हैं। के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह और खानकाह को बंद किया जा सकता है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ है बताओ आप ये। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज अली पर हुए कथित हमले को लेकर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया और इसके साथ ही कई संगीन आरोप लगाए, वो भी सुनाते हैं आपको। ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं जानता हूं। और याद रखो, ऐसी आग को मत जलाओ जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम एक खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमदार के पास तुम गुलामी करते हो, उनके घर के टट्टू हो तुम, वहां कर लेना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई आमदार खासदार तुम्हारे लिए फोन कर देगा, याद रखो, आज के जमाने में फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत से काम कराने के लिए। तो अफसोस होता है, इतने सालों से मैं यहां पर आ रहा हूं, कई तकारीर मेरी यहां पर हुई इस मुबारक शहर में, मगर कभी भी हमने हिंसा या तशद्दुद की बात नहीं की। फसाद हो रहा था तो इम्तियाज जलील जाकर उस फसाद को बढ़ने से रुकाया। अगर सियासी फायदा कराना चाहते तो इम्तियाज जलील घर को आके बैठ जाते थे, मगर इम्तियाज जलील नहीं चाहते थे कि इस शहर का अमन बर्बाद हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सख्ती से नोट लेगा और जो भी उनको करना है करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई 15 तारीख के दिन भरतनाट्यम करना चाह रहा है तो याद रखो, हम भी 3 मार का नाच कर सकते तुम्हारे साथ। ओवैसी आक्रामक हैं और ये उनका अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर केंद्र सरकार को ना घेरा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पीएम बनने के बाद मॉब लिंचिंग के मामलों में इजाफा हुआ। ये भी सुनिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गौ रक्षक के नाम पर इंसानों को मारा और पीटा जा रहा है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जलगांव में शमशाद पठान को उसी के साथियों ने, बचपन के साथियों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। 5 पीढ़ी से वो वहां पर गांव में रह रहे थे। उसके बाप ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, मेरे ही गांव में जहां पर मेरी 5 पीढ़ी यहां पर रही, उनके सामने मेरे बेटे को मार दिया गया। मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। फिर हम देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वे मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की सरकार में मंत्री हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेते हैं और रोज अनाप शनाप बकते रहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज और दलितों के खिलाफ। इनको किसी की फिक्र नहीं है और बोले जाते नफरत को आम कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। और ये लोग जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर ये जो नहीं मालूम आप औरंगाबाद में खेलते नहीं खेलते, हमारे पास वो इमली के सूखे हुए गुटली होती, वो दाल के साथ फेंकते, हम ना खेलते, बचपने में खेलते थे, नहीं मालूम या खेलते नहीं खेलते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते, हाँ? चंपू। तो तुम जो खेल खेल रहे ना, वो चंपू खेल रहे तुम। ये सूखे हुए इमली के गुटलियों का चंपू खेल रहे हैं यूं। इन सबके बीच हिजाब वाली प्रधानमंत्री के मुद्दे पर ओवैसी और संजय निरुपम में सियासी भिड़ंत देखने को मिली। ओवैसी ने कहा कि संविधान के मुताबिक कोई भी नागरिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका विरोध कर बीजेपी वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इधर शिवसेना शिंदे गुट ने यानी कि संजय निरुपम ने कहा कि बुर्के वाली पीएम बनेगी जरूर, लेकिन पाकिस्तान में। ऐसा है ना, नफरत के अंधे हैं। उनका जो नफरत है उनको ना सिर्फ उनको अंधा कर रहा है, बल्कि उनको ये पाकिस्तान की जबान इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहे हैं बोलता हूँ, देश के संविधान में ये संविधान रिलीजन की बात नहीं करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एमएलए हो, और ये देश किसी एक रिलीजन का नहीं है। जो भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है। तो ये जबान जो इस्तेमाल हो रही है ना, वो तो पड़ोसी मुल्क की जबान है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया कि आप एक ही समुदाय के होंगे तो ही आप बन सकते हैं। ओवैसी साहब ने सही कहा है, हिजाब पहनने वाली महिला जरूर प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। अगर उनको इतना ज्यादा तड़प है कि हिजाब पहनने वाली महिला कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखे, तो इसके लिए उनको हिंदुस्तान छोड़ के रजाकारों की तरह पाकिस्तान जाना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी कई नेताओं पर धारदार बयान देते हुए सुनाई दिए, और उसमें उन्होंने अजीत पवार को भी नहीं छोड़ा। उन पर उन्होंने कैसे तीखी प्रतिक्रिया दी, आपको वो सुनाते हैं। चाहे कोई भी इस्तेमाल करो, अजीत पवार तो वो आदमी है जो शरद पवार का नहीं हुआ। अजीत पवार तो वो आदमी है जो 70,000 करोड़ का, वो खुद बोल रहा मेरे खिलाफ एलिगेशन है करप्शन का। वक्फ का बिल बन रहा था, अजीत पवार साथ दिए मस्जिद दरगाह खानखा को छीनने का। उन्होंने क्या ज्ञान दे रहे उन्होंने, लेकिन वो तो अब चाचा के साथ पुणे में अरे इलेक्शन वो अभी तो देवेंद्र फडणवीस को वो खुद गाली दे रहे, अभी बोल रहे ना उनको ही बोल रहे, करप्ट बोल रहे उनको। देखो आप।
असदुद्दीन ओवैसी ने साथ में यह बड़ा दावा भी कर दिया कि इस बार कई शहरों में एआईएमआईएम के मेयर बनने जा रहे हैं। उनका यह दावा सुनिए। नहीं, जहां कहीं भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है और बहुत बड़ी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, बहुत से जगहों पर अपना महापौर बना पाएंगे। वैसे इस बार महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें सामने हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मसलन बीजेपी और एमआईएम के अलायंस को लेकर इस तरह की बातें उठ रही हैं कि ये दोनों पार्टियां अलायंस में चुनाव लड़ रही हैं। इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने पिक्चर काफी हद तक क्लियर कर दी। देखिए, बीजेपी तो सर आपके साथ अब अलायंस भी कर रही है, ऐसी भी बातें आ रही है। कोर्ट के जो है मैं नगर परिषद हम लोग लेटर लिख कर दिए उन्हीं के हाथ से कि हम उससे वापिस आ रहे, वो लेटर लिख के दिए उसमें। असदुद्दीन ओवैसी के कई सारे रिएक्शंस आपने सुन लिए। एक बात तो आपको समझ में आई होगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, मुद्दे एक ही असदुद्दीन ओवैसी के और इसी पर वो सियासत करते हैं, कोशिश करते हैं मुस्लिम कंसोलिडेट हो, उन्हें वोट दें और उस हिसाब से वो अपने मेयर महाराष्ट्र में बनाने के दावे कर रहे हैं। अतुल सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, उनका वो इंटरव्यू भी आपने देखा जिसमें उन्होंने लगातार असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की, लेकिन अतुल अंदाज वही है, मतलब भले ही निकाय चुनाव हो लेकिन वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, मतलब अपने ही अंदाज में ओवैसी इस चुनाव में भी मैदान में। जी देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि इस बार का महाराष्ट्र का जो महानगर पालिका चुनाव हो रहा है, 29 महानगर पालिका चुनाव में बीएमसी समेत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 27 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ रही है और इतना ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने पर भरोसा है असदुद्दीन ओवैसी को कि बीते 10 दिनों से वो महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र के अलग अलग मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज हैं या जिले हैं वहां पर वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे परभणी हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, छत्रपति संभाजी नगर हो या धुले हो या अमरावती हो, इन सभी जगहों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। होल इन सोल अकेले पूरी पार्टी की जिम्मेदारी ली हुई है। लोकल नेताओं के साथ तालमेल बिठा के कैंडिडेट्स के साथ लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और एआईएमआईएम को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस जहां तक बात है या अजीत पवार जो यहां पर हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी बड़ी संख्या में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टिकट दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक और जो दलितों के साथ इनका एक कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र में जो देखा गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसको उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक अच्छा अंबेडकर की पार्टी जो वंचित बहुजन अघाड़ी है उसके साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो अच्छे नंबर्स भी उनके आए थे। हालांकि 2024 में वो काम नहीं हो पाया, लेकिन उस चीज को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। जो आपका दलित और जो मुस्लिम वोट बैंक है, इसको इन्होंने एक कॉम्बिनेशन के तौर पर अपने कैंडिडेट्स भी तय किए हैं। हमने जब कल इनकी सभा यहाँ पे संभाजी नगर में कवर की थी तो भी हमने देखा यहाँ पर जिस जगह पर वो संबोधित कर रहे थे, टाइम्स नाउ को उन्होंने नाम भी लिया अपनी स्पीच के दौरान, वहां पर भी उन्होंने 2 हिंदू दलित कैंडिडेट को जो है वैसी के अभी तक के निकाय चुनाव को लेकर सारी रैलियों को देखिए, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें वो जाके लगातार रैलियां कर रहे हैं और अब से एक से दो दिन पहले अतुल उन्होंने कहा था कि आपको मुस्लिमों का नेता चुनना होगा। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को सुनकर यह नहीं लगता कि वो अपने आप को एकमात्र मुस्लिम नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो चाहे जहां भी चले जाएं, अगर वो चुनाव में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो इकलौते मुस्लिम नेता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जी, ये बात बहुत गौर करने वाली है कि इस समय अकबरुद्दीन ओवैसी उनके भाई हों चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, लगातार महाराष्ट्र के जिन जिन इलाकों में वो दौरे कर रहे हैं वहां पर ये पूरी तरीके से होल इन सोल अपने आप को मुसलमानों का हितैषी और मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि ताकत दिखाने के लिए एकजुट होने का हुंकार दोनों तरफ के जो है नेताओं की तरफ से हो रहा है। चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई हों जो मुंबई और आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं, वहां पे मुसलमानों के साथ उनकी रैलियों में, उनके बयानों में साफ समझ में आता है कि भाई अगर नेता है कोई या मुस्लिमों के बारे में कोई सोच रहा है तो वो एकमात्र असदुद्दीन ओवैसी हैं और इसीलिए वो डराने, धमकाने और सब तरह की सियासत मुस्लिमों के बीच करते हैं। मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।